कर रहा है, किसके निशाने पर हैं और किन के इशारों से आईएसआईएस भारत में इन घटनाओं को अंजाम देना चाहता है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इस गिरफ्तारी के बाद हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भयावह आतंकी साजिश का भांडाफोड़ किया है। दीपावली से पहले देश में सिलसिलेवार आतंकी हमले को अंजाम दिया जाना था। इस्लामिक आतंकियों की साजिश थी कि जब हिंदुस्तानी दिवाली का उत्सव मना रहे होंगे, उस समय देश भर में जगह जगह बम धमाके किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आतंकी साजिश कामयाब होती, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसके आड़े आ गई। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के 3 इस्लामिक आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकी शाहनवाज की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई और उसी की निशानदेही पर आतंकी रिजवान को मुरादाबाद से और आतंकी अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था एनआईए ने। एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर रखने वाले इन आतंकियों के निशाने पर देश के प्रमुख नेता और अधिकारी थे। पकड़े गए तीनों आतंकी इंजीनियर हैं। इन आतंकियों के निशाने पर एनएसए अजीत डोभाल थे, तो रॉ का मुख्यालय भी आतंकियों के निशाने पर था। इस्लामिक आतंकियों का काल बनी एनआईए का दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर था। ये आतंकी दिवाली से पहले आरएसएस मुख्यालय पर भी हमले की योजना बना रहे थे। इसके अलावा अन्य तमाम हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं पर भी हमले की साजिश रची जा रही थी। आतंकियों की ये गैंग आतंक के साथ साथ धर्मांतरण का कारखाना भी चला रही थी। आतंकी शाहनवाज ने हिंदू युवती बसंती पटेल को लफ्ज़ जिहाद में फंसाकर निकाह किया था। इसके बाद बसंती का धर्मांतरण कराया गया, उसे मरियम नाम दे दिया गया। एक तरफ शाहनवाज और उसकी गैंग बम धमाकों की साजिश में लगी थी, तो दूसरी तरफ बसंती और मरियम को हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का टास्क दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों के पास से बम बनाने का सामान, पिस्टल और जिहादी साहित्य भी बरामद किया है। अब दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आतंकियों के अन्य गुर्गों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो दिल्ली पुलिस और खासतौर पे स्पेशल सेल और एनआईए की इस प्रयास से फिलहाल तो खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये खतरा परमानेंटली टल गया है? क्या जो साजिश थी वो साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई है? क्या दिल्ली या देश जो है पूरी तरीके से आतंक से सुरक्षित हो गया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए 4 मेहमान हमारे साथ हैं। चारों से आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ एनके सूद साहब हैं, एक्स रॉ ऑफिसर। वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी। मेजर जनरल जेकेएस परिहार है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हाजी नाजिम साहब हमारे साथ हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम वेद भूषण साहब से करना चाहेंगे। वेद भूषण जी, आप दिल्ली पुलिस में आपने काम किया है, एक लंबा अनुभव है, और इस तरीके के मामले को भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब दिल्ली, एक समय था जो दिल्ली में आए दिन विस्फोट होते थे, और हम सब जब घर से निकलते थे तो घर वाले जो है जब तक वापस ना आ जाए तब तक चिंतित होते थे कि पता नहीं कब कहाँ होगा, कब किस जगह जो है विस्फोट में फंस जाए और कब लौटे कि नहीं लौटे, एक आशंका बनी रहती थी। उस तरीके का, हालांकि माहौल बहुत दिनों से ठीक ठाक चल रहा है, इस तरीके के विस्फोट नहीं हुए हैं मोदी सरकार के आने के बाद से। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों ने, दिल्ली पुलिस खासतौर पे स्पेशल सेल और एनआईए ने गिरफ्तार किया, उससे लगता है कि बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। क्या इनकी गिरफ्तारी से ये समझें कि ये साजिश जो है खत्म हो गई है, नाकाम हो गई है, खतरा टल गया है, या आपको लगता है कि अभी जो है खतरा भी बाकी है? ये तो केवल 4 लोग हैं और इनसे इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि हम कितने खतरे में हैं। देखिए मुकेश कुमार जी, जब क्रिकेट में जब बैट्समैन का कैच छूट जाता है तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से, एग्रेसिव तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है, खेलता है, बिल्कुल खुल के ओपन 6 रन मारने शुरू कर देता है। वो ये हाल इनका था। एक पुणे से भागा हुआ अपराधी जिसके ऊपर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था, और वो अपनी धीरे धीरे तमाम टीम इकट्ठी कर रहा था। मुरादाबाद, लखनऊ, ऐसी जगह, आइडेंटिफाइड जगह है जहां पर इस तरह के एलिमेंट्स
ग्रो होते हैं, तैयार होते हैं, उनकी पिच तैयार होती है। तो ये एक अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एनआईए ने एक सूची जारी की थी जिसमें वांटेड क्रिमिनल्स जो इंडिया में वांटेड थे या अब्रॉड में वांटेड थे जारी की थी। तो ये शहनवाज, चूंकि इसका जो बैकग्राउंड थी उसके बारे में तमाम तरह की डिटेल्स और मुखबर के थ्रू और जो डिजिटल चीजें हैं उनके द्वारा इसके लोकेशन और तमाम तरह के कनेक्शंस को निकालने के बाद में इसको अरेस्ट कर किया गया। और जब इसके अरेस्ट किया गया तो उसके जो और जो साथी थे, दो तो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभी और जो इन्वेस्टिगेशन 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर है वो है। परंतु सबसे खतरनाक इसके अंदर ये है कि जो ये पढ़े लिखे क्रिमिनल है, ये बिल्कुल। आम क्रिमिनल, सड़क छाप टाइप क्रिमिनल नहीं है जो आम एक बम बना लेते हैं, सड़क छाप बम बना लेते हैं। ये एआई के एक्सपर्ट्स हैं, एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव्स के आईईडी को बनाने में इन्होंने बहुत सारी रिसर्च इनके बारे में पता लगा, इन्होंने किस तरह से इकट्ठे करना है। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है इनके रिसोर्सेज हैं जो आईएसआई है और पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, इस तरह लोगों की तलाश में रहती हैं। और आज की डेट में इस तरह के लोगों को तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपने देखा अभी मणिपुर के अंदर एक मणिपुरी लड़का गुरुद्वारे के अंदर कनाडा के अंदर स्पीच दे रहा था कि जिस तरह से खालिस्तान को आप आजाद करना चाहते हो, आप हमें मदद करो कि मणिपुर की हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है कि दिल्ली पुलिस ने इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करके एनआईए द्वारा जारी एक लिस्ट के एक अपराधी को पकड़ लिया है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक फैसिड चीज शुरू होने वाला है और आपने बताया कि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन होने हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होने, स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने, और इस तरह के एलिमेंट्स कोशिश में रहते हैं कि कोई ना कोई इस तरह का मैसेज दिया जाए दुनिया के अंदर कि ये जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी है, भारत सरकार बिल्कुल अपनी जो क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। अभी आपने कनाडा और हिंदुस्तान के बीच में जो भी गर्माहट चली रही है, आपने देखा होगा खालिस्तानी एंगल है, तो ये जो एंगल है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि सीरियल ऑफ ब्लास्ट, इतने जबरदस्त ब्लास्ट होते हैं एक साथ, पूरी दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश पहले भी की जाती रही है। और इस तरह के एलिमेंट्स की कोशिश होती है कि कोई इनके जो बाहर हैंडलर बैठे हुए, इनके जो आका बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं, सीरिया में बैठे हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज बैठे हैं जो इनको फाइनेंस करते हैं, जहां से इनको पैसा मिलता है, तो वहां पर एक मैसेज दिया जाए कि देखो जो आपने हमें काम असाइन किया था वो हमने बड़ी कामयाबी के साथ कर दिया है। मैंने तो बखूबी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वेदभूषण जी आप जुड़ रही है हमारे साथ। मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब है। परिहार साहब, ये जो आतंकी है जो गिरफ्तार हुए हैं और भी कितने होंगे यहाँ पे जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, क्या आपको लगता है कि देश को इन लोगों से ज्यादा खतरा है बाहर के दुश्मनों से, और देश के भीतर इन्हें पनाह देने वाला या इन्हें प्रश्रय देने वाला, इन्हें प्रमोट करने वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में भी हैं और पॉलिटिक्स के बाहर भी हैं? क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के इस तरीके का एक नेटवर्क तैयार करना असंभव सा है। क्या आपको लगता है कि उनकी पहचान इनकी गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा है कि उनकी पहचान इनकी गिरफ्तारी से बहुत जरूरी है। और मैं इसको एक छोटी घटना नहीं मानता हूँ। दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है। मैं समझता हूँ भारत के जितने भी स्टेट पुलिस हैं उसके में सबसे ज्यादा अगर प्रोफेशनल है तो दिल्ली पुलिस को मैं मानता हूँ। उनके हाईली एजुकेटेड कांस्टेबल से ऑफिसर तक हर रैंक में होते हैं, ट्रेंड हैं और बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं, और मैं उनको एक बात की बधाई देता हूँ। और एनआईए भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें जो है एक्चुअली मैं इसको और आगे, जैसा कि हमारे माननीय पैनलिस्ट ने भी बताया ही है कि इसमें कई ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और इसमें जो सबसे बड़े प्लेयर है उसमें जो आतंकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आईसिस और जैश ए मोहम्मद है। जैश ए मोहम्मद ने अपना सारा जितना भी कंसंट्रेशन रखा हुआ है, फोकस है उनका, वो कश्मीर के ऊपर है। और पीएफआई जो है वो इनके लोकल, आई विल से कि इनके लोकल हैंडलर है। अब पीएफआई जो है आईसिस का वो विंग है, सॉफ्ट टारगेट विंग उनके जो होते हैं, जिसमें कि उनका पूरा फोकस है कि हाईली एजुकेटेड लोगों को, प्रोफेशनल्स लोगों को रेडिकलाइज किया जाए। अब रेडिकलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक दिन की नहीं होती, उसकी कई स्टेजेस में चल रही हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। तो मैं स्लीपर सेल को खाली यही नहीं मानता हूं कि जो स्लीपर सेल वो हैं जो कि सप्लाई, जो इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं और ये सारा काम उनका हैंडल करते हैं। स्लीपर सेल का सबसे मैं मानता हूं कि जो इनके रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस में जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफाई
लोगों को करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं, फिर उनको मिडिल ऑर्डर में रेडिकलाइज होते हैं और आखिर में उनको कट्टरपंथ बना दिया जाता है। तो आईसिस का जो एजेंडा ये है कि 2047 तक जो है वो पूरे साउथ एशिया को, जिसमें बांग्लादेश, भारत भी शामिल है और पाकिस्तान भी, उनके हिसाब का जो है इस्लामिक उसमें कंट्री में कन्वर्ट करें। बहुत बड़ी साजिश उनकी तरफ से है और उसको फंडिंग मिलती है। अब हमारे साथ में जो हो रहा है, इसकी जो 2019 से अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत हो चुकी थी जब आईएसआई ने जो है K2 शुरू किया था। K2 मींस खालिस्तान एंड कश्मीर उनका शुरू हुआ और बाद में इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब आप देख रहे हैं कि कनाडा में जिस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं ये इसी का है और अब ये इंटरनेशनल फंडिंग इसमें शामिल हो गई है। एक मुझे बड़ी चिंता की बात लगती है, जो राजनीतिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के रूप से शायद उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाएगा, मगर मेरी चिंता ये है कि 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस ग्रुप्स हैं, बिल्कुल उसमें जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड शामिल है, वो जो है वो भारत के साथ में उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। वो हमसे इंटेलिजेंस इसमें शेयर नहीं करते हैं, बल्कि हमारे लिए परेशानी करने की बातें करते हैं। जबकि अमेरिका के साथ में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उनसे हम जो है मिलिट्री रिलेटेड और स्पेस रिलेटेड इंटेलिजेंस हम उनसे लेते हैं। चाइना इसमें इन्वॉल्व हो गया है और सारा अब जो है नेपाल बॉर्डर से और म्यांमार बॉर्डर से जो है ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटर हो रहे हैं। तो चाइनीज मनी उसके बाद में वेस्टर्न मनी से मिलके भारत में पूरा अनरेस्ट करने की जो इनकी प्लानिंग है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें हमें सतर्क होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और एनएसए, होम मिनिस्टर, ये सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मगर ये जो है ये लोकल एक छोटा इफेक्ट होता है कि दिवाली के उसमें होता है, ये हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी, पर लार्जर कॉन्स्पिरेंसी जो है उसको क्रैक करने में हमें समय लगेगा और हर लेवल पे हमको काम करना है। और चाहे वो रेडिकलाइजेशन हो, स्लीपर सेल्स हो, फंडिंग हो, हर एक पे हमें ध्यान देना हो। बिल्कुल। और अभी जो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे जो पूछताछ होगी, इनके इंट्रोगेशन में जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, उस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। परिहार साहब और एसीपी वेदभूषण साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ कि अभी जो मुख्य समस्या आतंक को लेकर के है, स्लीपर सेल। हालांकि स्लीपर सेल की समस्या बहुत दिनों तक हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि 14 के बाद से जो है स्थिति जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि सुधरी थी और इस तरीके के विस्फोट जो लगातार हम लोग सुनते रहते थे, धमाके की आवाज़, वो आवाज़ में कमी आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको लगता है कि स्लीपर सेल को जो है फिर से एक्टिव किया जा रहा है या स्लीपर सेल फिर से नए बनाए जा रहे हैं? आपसे मैं जानना चाहूँगा, अपने अनुभव के आधार पर जरा मेरे दर्शकों को बताएं कि स्लीपर सेल बनाने के लिए किस तरीके के लोगों की पहचान की जाती है। इन ISIS या जो आतंकी संगठन है वो किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस व्यक्ति को स्लीपर सेल बनाया जा सकता है या आतंकी गतिविधि में शामिल करवाया जा सकता है? किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये? आपने दोनों नाम लिए तो मैं वेद जी को पहले इसमें जी बिल्कुल, मैं वेद साहब जी वेदभूषण जी। आप बच्चा भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है जी। ये जो यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और वो तमाम चीजों को खंगालते हैं जो उनकी माइंड के अंदर उनको भरा जाता है, चाहे वो मदरसों के थ्रू भरा जाए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज उनको कनेक्ट करें किसी चीज के लिए। छोटे लेवल की पॉलिटिक्स जैसे लखनऊ है, मुरादाबाद आपने नाम लिए, वहां के जो लोकल जो लीडर्स हैं वहां पर जो उनके माइंड में जहर घोलते हैं, तो सोशल मीडिया पर जब जाते हैं तो जो उनके दूसरे हैंडलर्स दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए हैं वो जानना, उनको लगता है कि ये आदमी इंटरेस्टेड है, ये आदमी हमारे काम का होता है, तो उसको फाइनेंस करते हैं, चाहे उसको धार्मिक रूप से प्रेरणा देते हैं। जैसा बताया गया कि 47 तक गजवाए हिंद का एक सपना लिया जा रहा है कि पूरे सेंट्रल एशिया में और पूरे एशिया के अंदर एक गजवाए हिंद करा जाए। तो जो एक माइंडसेट तय किया जाता है, फिर वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसके फंडिंग होती है, उनको पैसा दिया जाता है, फ्री में कोई काम नहीं करता। उनको भी अपना परिवार चलाना है और बम बनाना इतना आसान काम नहीं है कि बच्चे का खेल है कि आपने गए बाजार से पोटेशियम ले लिया, कुछ और चीज ले ली और बम बना दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। IED बनाना अपने आप में एक टेक्निक है, क्योंकि जो पास से तमाम जो चीजें मिली है, इनके जो
चीजें डिजिटल मीडिया में ये जो लोग यूज कर रहे थे, उसमें पता लगा है कि ये उन तमाम चीजों को रिसर्च कर रहे थे कि कैसे अपने आप को सीक्रेट रखा जाए, अपने हैंडलर्स के बारे में ना पता लगाया जाए। तो ये जो चीजें हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं इनके, उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इनको हिंदुस्तान में इस तरह की चीजों के लिए प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पहचान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सही कहा आपने कि इसकी पहचान ज्यादा जरूरी है। और सोशल मीडिया पे कमेंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, चूंकि एक दूसरे से आप कहीं भी बैठे रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वैसे लोगों को पर नजर रखी जाती है जो इस तरीके के रेडिकल कमेंट्स करते हैं और जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वैसे लोगों पर नजर होती है और उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें स्लीपर सेल में तब्दील करने की कोशिश आतंकवादी संगठन जो है वो करते हैं। मेजर साहब, परिहार साहब, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? जी हाँ, देखिए, इसमें जो है एक माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाने के लिए जरूर वो उनको सबसे पहले तो ये भय दिखाया जाता है कि भाई इस देश में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपका कत्ल हो जाएगा। कई तरह की बातें होती है, धार्मिक उन्माद फैलाए जाते हैं। एक ऐसा पोस्ट किया जाता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो बिल्कुल आपके खिलाफ हो गए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब ये किस तरह से करना है, ये इनकी एक मीडिया जो एजेंसी, इसमें खाली ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के इनको इस तरह से होता है, उनको ग्रेजुअली इसका एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। और जैसा वेद जी इस मामले में मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं भी पुलिस से मेरे फैमिली में रहे, मैं जानता हूं कि किस तरह के माहौल बिगाड़ने के लिए लोग जो है इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अपनी तरफ से वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसे ये लगे कि वो दूसरे तरफ से हुई है। वो सबसे बड़ा उससे इसमें फैलता है। बच्चों को पकड़ते हैं, जो यंग जनरेशन से जो 14-15 साल के हैं, उनको इसमें इस तरह से एंगेज होते हैं। और ये रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस के 3 स्टेज है, जैसे बताइए मैंने। पहले उनको उसमें इंस्टिगेट करना है, एक्साइट करना है, जब वो उसमें घूमते दिखते हैं उनको छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो आईसिस हो, आईएसआई हो, जैश ए मोहम्मद हो, इसमें एक हाथ की एक उंगली को ये नहीं पता होता है कि अंगूठा कहाँ, दूसरा अंगूठा कहाँ। तो ये बहुत बड़ा पुलिस के लिए और सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है कि पूरी चेन को एक साथ जो है लिंक करें, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको एक टास्क दिए, बस वो वहीं तक हैंडल करता है, उसके आगे उसको नहीं पता होता है। जिसने आईडी का मटेरियल लिया है उसने को ये नहीं पता है कि उसको कहाँ से यहाँ आया हुआ है, उसको दे दिया गया है। अब देने वाले को ये पता नहीं आगे क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा इसमें एक तरह के गैप होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कड़ियों को जोड़ करके एक साथ सबका भांडाफोड़ करना जो है वो भी एक चुनौती है। हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं। मैं थोड़ा देर से हाजी साहब आपके पास आया क्योंकि मैं चाहता था कि आप जो हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनको सुने और उसके बाद फिर आप अपनी राय रखें। जो मेन कंसर्न है हमारा, जो मेन कंसर्न देश का है, जो मेन कंसर्न स्लीपर सेल के बारे में, स्पेशल सेल का, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का, वो ये है कि स्लीपर सेल हमारे और आपके बीच से ही होते हैं और आपके समाज से ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि वेदभूषण जी ने भी कहा कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि मदरसे में जाते हैं, मदरसे में आइडेंटिफाई किया जाता है, सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उनको फॉलो करके उनकी पहचान की जाती है, फिर उनको जो है टारगेट किया जाता है। और ये आपके समाज के लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो बुरहान वानी के जनाजे में जाते हैं लाखों की संख्या में, जो जब टाइगर मेनन मरता है तो टाइगर मेनन के जनाजे में जाते हैं और अपना जो है देश विरोधी गतिविधियों के बारे में उनकी एक पहचान सोशल मीडिया के जरिए या सार्वजनिक जीवन में भी दिखती है। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके समाज से, अगर आप कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ और ये देश मेरा भी उतना है जितना आपका है, तो हम तो मानते हैं, लेकिन इसको साबित करने के लिए और इसको बताने के लिए जो चीजें की जा रही हैं स्लीपर सेल में, उन चीजों से अलग आप अपने आप को कैसे करेंगे? हाजी साहब। मुकेश जी, देखिए मुकेश जी, आतंकियों का कोई भी मजहब नहीं होता। आतंकी होता है। आतंकी का सिर्फ एक ही है, वो देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप देशभक्ति करो। देखिए, मैं अपनी देशभक्ति कितना साबित करूं, पूरे भारत के अंदर भारत का मुसलमान हमेशा अपनी देशभक्ति साबित करते करते आज कहां से कहां है। अगर आपको हमारी देशभक्ति अगर देखनी है, हमारे इंडिया गेट पे हमारे अपने बुजुर्गों के नाम देख सकते हैं सर, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे, फिर भी आप हमसे हमारी देशभक्ति की बात करते हैं, जबकि नहीं, उनको तो हम लोग सैल्यूट करते हैं। जो लोग थे, अशफाकुल्ला खान हो चाहे और भी जो भी हो, तो उनको तो हम लोग सैल्यूट करते हैं, पूरा देश सैल्यूट करता है। देशभक्त जो है उनको पूरा देश सैल्यूट करता है। लेकिन जो बुरहान वानी के जनाजे में जाते हैं, जो टाइगर मेनन के जनाजे में जाते हैं, वो भी तो हम देख रहे हैं ना सर, वो तो इतिहास है, ये वर्तमान है।
तो वर्तमान को अगर नहीं सुधारेंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? अब आप ही के कंधे पे बंदूक रख करके आप ही के भाई को निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको तो संभलने की जरूरत है ना। आप नहीं संभलेंगे तो फिर देश तो खराब हो जाएगा, देश तो बर्बाद हो जाएगा। देखिए मुकेश जी, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि अगर है ना मजहबी तौर पे अगर आतंकियों को जोड़कर देखा जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का मुसलमान हमेशा भारत हित की बात करता है और भारत के मुसलमान हमेशा देश को सर्वोपरि मानता है। और जिस तरीके से अभी बात कही थी हमारे वेद भूषण जी ने, परिहार जी ने, तो मैं बता दूं कि मदरसों के अंदर अच्छी तालीम दी जाती है सर, वहां से हाफिज मौलाना कारी साहब निकलते हैं। लेकिन जब आप बार बार ये कहते हैं कि मदरसों के अंदर इस तरीके की तालीम दी जाती है, तो सर आप प्रूफ कीजिए ना, कौन से मदरसे में इस तरीके की तालीम दी जाती है? आप प्रूफ नहीं कर पाते, लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मदरसे रहते, क्योंकि मदरसों से जो हाफिज कारी निकलते, जो अल्लाह से डरते हैं, वो चाहते हैं कि इंसान जो पूरे भारत के अंदर एक बिल्कुल अमन का पैगाम रहे, वो मदरसों के निकलने वाले मौलाना हाफिज कारी होते हैं जो इस तरीके का अमन का पैगाम देते हैं। और रही बात ये सर, जिस तरीके से अभी ये कहा गया कि इन आतंकियों को फंडिंग होती है बाहर से, तो ये बताइए हमारी जायज से क्या कर रही है सर? कहां से ये फंडिंग आ रही है? कौन से देश से ये फंडिंग आ रही है? क्यों इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है? लेकिन जब बात आती है बात में कि एक समुदाय को जोड़कर कि हाँ ये मुस्लिम समाज से, तो उसको मजहबी तौर पर उसको टारगेट करा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आतंकी आतंकी होता है, आतंकी का ना कोई मजहब होता है, ये टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए, ये टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए आप। आतंकी आतंकी होता है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जो आतंकी पकड़ाता है उसका तो एक ही मजहब होता है ना। अभी तो देखते आए 75 साल तक तो हम लोग यही देखते आए आजादी के बाद से, कि जो भी आतंकी पकड़ा गया वो एक ही मजहब का होता है। क्यों होता है? टाइगर मनन कौन सा देशभक्त था? टाइगर मनन के जनाजे में जाने वाले 2 लाख लोगों का मजहब क्या था? वो क्यों गए थे उनके जनाजे में? नहीं आप बताइए ना। बुरहान वानी और टाइगर मनन के जनाजे में जाने वाले जो लोग थे उनका मजहब क्या था और उनके लिए देश क्या था? वो क्यों गए थे? एक आतंकी के जनाजे में क्यों गए थे? मुकेश जी ये बताइए, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, अरे मालेगांव की छोड़िए ना, आपसे जो पूछा जा रहा है वो बताइए ना। बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग गए थे मुस्लिम समाज के, क्यों गए थे? किसने मालेगांव में ब्लास्ट कराया था? और रही बात ये सर, जो बार बार इसी बात को कहता है कि अपने घर में हथियारों को तेज करवा कर रखवा लीजिए, ये कौन कहता है सर? अरे जो कहता है वो गलत कहता है, उसको समर्थन नहीं करना। लेकिन मैं आपसे सिंपल सवाल, जो आपने कहा ना, मैं आप ही की बात को आपकी जवाब दे रहा हूं। आपने कहा ना कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, तो उनका मजहब बताइए ना, जो आतंकी के जनाजे में जाते हैं। टाइगर मनन के जनाजे में 2 लाख लोग थे, क्यों थे? उस आतंकी का भी तो मजहब बताइए ना। नहीं सर, जो मालेगांव आतंकवादियों के जितने पकड़े गए सबका मजहब एक ही था, इस्लाम था, सारे का मजहब इस्लाम था। लेकिन सर मैंने कहा कि आतंकियों को अगर मुसलमानी मजहब से जोड़कर देखा जाएगा तो बिल्कुल गलत है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी सिर्फ देश के अंदर नुकसान करने के लिए आता है। भारत का मुसलमान अपने देश के साथ खड़ा, और जो भी आतंकी है हम भारत सरकार से कहते हैं कि ऐसे आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि भारत का मुसलमान देश का वफादार है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। भारत के मुसलमान को अपने देशभक्ति साबित करने के लिए आपको तो मैं मान सकता हूं, लेकिन जो बुरहान वानी और टाइगर मनन के जनाजे में गए थे उसको भी देशभक्त मानेंगे क्या? वो देशभक्त वही स्लीपर सेल हैं, वही सारे स्लीपर सेल हैं, वैसे ही लोगों को निशाना बनाकर के स्लीपर सेल और देश के खिलाफ जो है उनका इस्तेमाल करते हैं लोग। उन लोगों के खिलाफ खड़ा जो इसको नुकसान पहुंचाता है सर। मैं ये कहता हूं कि मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था उनका भी तो कोई मजहब होगा, जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट को इस तरीके का एक रूप दिया था। आप बार बार बात करते हैं, बुरहान की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? लेकिन जब कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है? देश के खिलाफ कौन कर रहा है? मैं उसी की तो बात कर रहा हूं, उसी की तो बात कर रहा हूं। देश के खिलाफ इस तरह की बातें कौन कर रहा है? माहौल कौन खराब कर रहा है? ये जो चारों लोग पकड़ा है उसका मजहब क्या है? शाहनवाज का मजहब क्या है? अरशद का मजहब क्या है? अशफाक का मजहब क्या है? ये जो पकड़ा है किसका मजहब बताइए ना क्या है? ये जो 4 लोग पकड़ाए हैं जिसमें 3-3 लाख का इनाम था, इसका मजहब क्या था? सांसद अभद्र शब्दों से इस्तेमाल करता है तो उसका मैसेज बाहर निकल के क्या आ रहा है ये तो देखिए ना। जब संसद के अंदर से एक सांसद दूसरे सांसद पर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, अरे तो कहीं की बात कहीं उठा करके खत्म मत, कहीं की बात कहीं उठा करके जोड़िए मत। जिस बात पे चर्चा हो रही है उस बात पे चर्चा कीजिए।
मेरे पास समय की कमी है, मैं मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा मेजर साहब से, परिहार साहब से। परिहार साहब, ऐसे लोग जो स्लीपर सेल की पहचान कैसे हो ये आपने बताया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसा समाज जो बुरहान वानी के जनाजे में जाता है, शामिल होता है, बड़ी संख्या में पूरा समाज शामिल होता है, टाइगर मदन के जनाजे में पूरा समाज शामिल होता है, क्या ऐसे समाज को हम और आप पहचानने, क्या जो दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोग जिनको स्लीपर सेल चाहिए, क्या ऐसे लोगों की पहचान नहीं करेंगे? क्या ऐसे लोगों को टारगेट करके उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ेंगे? क्या उनको अपने देश के खिलाफ वो नहीं खड़ा करेंगे? परिहार साहब। परिहार साहब, आपका माइक म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट करें उसको। जो इस तरह के जो JNK में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जनाजे में जाके लोग गए और पूरे काफी कुछ हुआ है, वो डेफिनेटली वो जो है वो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं में से जो है अब आके चल के जो है वो स्लीपर सेल बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर साथ ही मैं हाजी साहब की बात को एक बात बिल्कुल और आगे बढ़ाऊंगा कि मैं नहीं मानता हूं कि हर मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, वो बिल्कुल गलत बात है। आर्मी में भी, पुलिस में भी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, परमवीर चक्र भी मिले, आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको सबकी इज्जत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी सैल्यूट करते हैं। हाजी साहब तो देशभक्त आदमी हैं, मैं तो इनको हमेशा बुलाता हूं। इसके साथ ही मैं ये भी कह रहा हूं कि जो पकड़े जा रहे हैं, अगर उनका है तो उनके आसपास के स्लीपर सेल्स और वो सब क्या देखना जरूरी है। तीसरी बात, हाजी साहब, मैंने मदरसों का नाम नहीं लिया था। रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस आज की डेट में मदरसों में नहीं हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, और वही वो चीज अलग है। तो आप इसको, मैं मदरसों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं मदरसों का नाम ही नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल, पर स्लीपर सेल्स है, स्लीपर सेल्स जो है वो उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने एंगेज किया। लेकिन जब तक सर हमारी चिंता, हाजी साहब, हम लोगों की चिंता ये है कि जब तक समाज जो है वो नहीं जगेगा, क्योंकि आपके बीच से लोग अगर जा रहे हैं तो पड़ोसी को बिल्कुल पता होगा कि ये क्या कर रहा है। एक दिन उसके परिवार के लोगों को, अगर एक भाई जो है जुड़ा हुआ है दूसरे भाई को या परिवार के दूसरे लोगों को पता है, तो वो क्यों नहीं उसे समझाते हैं, वो क्यों नहीं इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को? तो समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि इस तरीके के जब वाकयात हमारे सामने आते हैं तो उसमें जिम्मेदारी हमको और आपको सबको लेनी होगी। अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है कि वो आतंकियों को पहचान करे और उन्हें सामने लाए, वो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। और आपके समाज से जब लोग इस तरीके के हैं, निकल रहे हैं, तो इसको आपको ज्यादा चिंता करनी चाहिए पुलिस के मुकाबले। वेदभूषण जी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हाजी जी कह रहे थे जो शहनवाज है उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की, ठीक है, लड़की तैयार थी, उसका नाम क्या रखा, ना हिंदू ना मुस्लिम, मरियम नाम रख दिया। मेरी जो नॉलेज कहती है मरियम ना हिंदू मुस्लिम में नाम होता ना मुस्लिम में नाम उसका क्रिश्चियन रख दिया, जिससे कि कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन है, किस तरह से। ठीक है, उनकी पर्सनल एक वो जिम्मेदारी हो सकती है। दो जो लड़के पकड़े गए वो दोनों दिल्ली में एक मोटरसाइकिल चोरी के अंदर इन्वॉल्व है। क्या बिल्कुल पाक साफ है? पुलिस ने उनको बिल्कुल बेगुनाह लड़कों को अरेस्ट कर लिया। क्या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास में? तमाम तरह की एविडेंसेस के पास में वो अरेस्ट किए गए हैं। 7 दिन का पुलिस का, 1 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं। जब अदालत में ये लोग पेश किए जाते हैं तो अदालतें देखती है फाइल में कि क्या इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, सबूत है, जिस बिना पर उनको पुलिस कस्टडी रिमांड दे दिया जाए। 7 दिन का रिमांड दिया, 1 दिन 2 दिन का रिमांड नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। अभी बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, जैसे मैंने आपने भी जिक्र किया कि उसको हिंदू लड़की का नाम कन्वर्ट करके मरियम कर दिया पटेल से, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो लड़की अब किस हालात में है, क्या उसको भी इस सारे काम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पुलिस जांच ना करे इस बारे में कि मरियम कहाँ की रहने वाली थी, कैसे कांटेक्ट में आई, क्या वो इस गैंग के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है? नहीं है तो पाक साफ है, उसको कोई बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर वही है। तो अब क्या उसको अरेस्ट ना करे पुलिस? मुकेश जी बताइए, आप ही बताइए, आप तो पुराने पत्रकार हैं। बिल्कुल, क्या यदि मरियम ने कोई ऐसा गुनाह किया है, इनका साथ दिया है जुर्म के अंदर, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? बताएं मुकेश जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए और उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनसे लिंक, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब की जांच होनी चाहिए कि आखिर वो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस आरोप में इन्हें पकड़ा गया है और जिस तरीके के गंभीर आरोप हैं, उनके आरोप में तो एक एक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। इन्होंने फोन पे किससे बात किया, इन्होंने किससे मुलाकात की, और ये पुणे में कहाँ थे, दिल्ली में कहाँ थे, किन किन लोगों से इनके संपर्क है, इनके पूरे फैमिली की भी जांच होनी चाहिए। तभी जो है सारी चीजें निकल करके आएंगी और तभी सही रूप में
इनका मकसद जो है वो पता चल पाएगा और इस मकसद में और भी कौन से लोग शामिल है उसका भी पता चल पाएगा। और ये जानना बहुत ही जरूरी है हमारे आपके देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी साहब आपका, मेजर जनरल JKS परिहार जी आपका और वेदभूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें आप हमसे साझा की आपने। और दर्शक जो हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो अभी जो दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है निश्चित तौर पे उसे उन्हें सैल्यूट हम सबकी तरफ से है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि इनके निशाने पर केवल हिंदूवादी और राष्ट्रीय नेता ही नहीं थे, बल्कि इनके निशाने पर रॉ की जो ऑफिस है, रॉ का ऑफिस में था, RSS का मुख्यालय भी था। और जब अभी 7 दिन तक जब पूछताछ होगी तो उस पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी कि इनके निशाने पर और कौन था। लेकिन फिलहाल जो विस्फोट करने का, फिलहाल जो दिल्ली को दहलाने का, देश को दहलाने का जो इनका प्लान था वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की प्रयास से जो है टाल दिया गया है। लेकिन आगे अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।